जी राजीव जी, आपकी आखिरी पंक्ति से मुझे याद आया कि वो डॉट 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 बोल भी रहे थे तो क्या है, मुस्कुरा कर बोल रहे थे। अदालत ने यही कहा था कि मुस्कुरा करके वो बोल रहे थे। अदालत का एक और आपने उदाहरण दिया ही कि अदालत को इंसाफ हो, इसकी चिंता से ज्यादा चिंता है कि सरकार का खजाना कैसे बचे। इंसाफ से प्रायोरिटी हो गई। तो अदालत की स्थितियां भी बयां हो रही हैं इन घटनाओं में। और जो नितिन गडकरी बोल रहे हैं वो उदाहरण दे रहे हैं कि जब चुनाव चल रहा था और हमारी जाति वाले हमारे पास आए थे, तब उन्होंने ये बात कही। भाई नितिन गडकरी कौन है? ब्राह्मण हैं, उनकी जाति वाले उस समय आए थे, 50,000 उनकी संख्या होगी, ऐसा उनकी बातचीत से लगा। तो उन वोटों से नितिन गडकरी जीत नहीं जाते। यहां भी एक राजनीतिक बोल रहा है, एक राजनीतिज्ञ बोल रहा है कि जो जाति वाले थोड़े उनको सांसद बना देते, 50,000 वोट से क्या सांसद बन जाते नितिन गडकरी? तो जरूरत पड़ती है तो वो उस समय लात मारेंगे। अगर उन्होंने वास्तव में कहा होता तो हेडलाइंस बनती। आज ये एक कहानी बना करके जो कह रहे हैं, तो वो अपने आप को जाति पाति से ऊपर उठने वाला बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जातीय जो उनका चश्मा है वो भी साफ साफ नजर आता है। भाई आप ब्राह्मण हैं, आप जाति का नाम लेना नहीं चाहते, तो आप छुआछूत खत्म करने में आपका क्या योगदान है? जब लोग घोड़ी पर चढ़ जाते हैं दलित, उनके साथ जब उनकी जान तक ले ली जाती है, तब आप जात पात आपका कहां जाता है? क्यों नहीं लात मारने जाते हैं उन लोगों को जो घोड़ी पर चढ़ने की सजा मॉब लिंचिंग की तरह देते हैं? तब आपके लात का दम कहां चला जाता है? तो लात का दम ये भी समझने की बात है। जाति का नाम लेने पे हम लात मारेंगे नहीं, जुल्म का की बात उठने पर हम लात मारेंगे, ये बोलने की आवश्यकता है। जब आप जाति के नाम पर हो रहे जुल्म पर खामोश रहेंगे तो आपके लात मारने का मतलब भी समझना पड़ेगा, आप ये बोल क्यों रहे। इस नजरिए से मुझे लगता है नितिन गडकरी के बयान का मूल्यांकन करना चाहिए। जी। एक और बात जो नरेंद्र मोदी ने अभी अपने बयान में कही एक अमेरिकी पॉडकास्टर के साथ, देखिए आरएसएस से उन्होंने अपना रिश्ता कभी छुपाया नहीं था। उन्होंने समय समय पर बताया है और अब भी उन्होंने बताया है। फर्क ये है कि आज वो खुद को आरएसएस से भी बड़ा समझते हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच जो कुछ भी खटास और खटर पटर की बात आती है वो इसलिए कि आरएसएस बीजेपी पर रूल करेगा कि बीजेपी के आज के नेता नरेंद्र मोदी आरएसएस पर रूल करेंगे, ये प्रश्न है। लेकिन संस्कारों की बात जो वो कह रहे हैं कि आरएसएस से वो संस्कारवान हुए हैं, तो बात निश्चित रूप से जाती है कि आज जब हिंदुस्तान के लोगों को हथकड़ियां पहना करके अमेरिका इंडिया में पटक रहा है, तो वो संस्कार कहां है? आरएसएस के वो संस्कार कहां है? जब वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, हमारे ये हमारी वस्तुओं पर जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं और मनमाने तरीके से लगाए जा रहे हैं, तो कहां है संस्कार, कहां है स्वदेशी की बात, कहां है? हम आप कह रहे थे, कहने को तो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे थे, लेकिन क्या हुआ? हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ता चला गया। आपने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, जिस बारे में राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से हिंदुस्तान को दूर किया है। तो आरएसएस का जो सिद्धांत की बात करते हैं, आरएसएस दो राष्ट्र की बात करता रहा है कि उसकी सोच के मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान साथ रह नहीं सकते। तो क्या आप उस बात को भी इंडोर्स करते हैं? क्या आप गोड से जिंदाबाद करने वालों के साथ हैं? ये सारे सवाल भी नरेंद्र मोदी को देने चाहिए। अन्यथा जिस आरएसएस पर इस देश में
3 बार प्रतिबंध लग चुके हैं और हर बार प्रतिबंध को जनता ने सराहा है और जनता ने तारीफ की है। उस पर भी आपको बोलना चाहिए कि ऐसे प्रतिबंध लगने वाले लग चुके संगठन के सिद्धांत को आप भली भांति मानते हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये प्रतिबंध जब लगा, बीजेपी जो है उस समय, मैं उस समय की बात याद कर रहा हूं जब बाबरी मस्जिद ढही थी और उसके बाद जो कई राज्यों की सरकारें बर्खास्त हुई थी, उस समय की बात ले लीजिए या उससे पहले आरएसएस पर जब प्रतिबंध लगा था तब की बात ले लीजिए, लगभग एक समान सी बातें हैं। ये दोनों का एक तरह का चरित्र भी दिखता है, बताता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री होते हुए वो ये बात बोल रहे हैं, इसलिए ज्यादा आलोचना का विषय है, अन्यथा ये आरएसएस से निकले हुए व्यक्ति तो हैं ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, आरएसएस से निकले हुए व्यक्ति तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे देखते हैं प्रेम कुमार जी, इतनी तारीफ क्यों? मात्र ये कि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं इसलिए, या इससे कोई पैगाम देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, मैसेज देना चाहते हैं देश को कुछ? देखिए राजीव जी, अभी हम जितनी घटनाओं की बात कर रहे हैं उन सभी घटनाओं में एक कॉमन बात है, वही इसका उत्तर भी देता है कि मोदी जी संघ की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल पूरे देश का, देश के संस्थानों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला संघीकरण हो गया है। आप जजेज की जो भाषा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये आइसोलेटेड केस थोड़े हैं, ये तो बहुत पहले से इस पर अमल हो रहा है। भाई सजा, हम चंडीगढ़ वाला उदाहरण लीजिए, जबकि वोटों की लूट हुई थी लेकिन सजा क्यों नहीं दी गई? उनको बख्श दिया गया, क्योंकि भाई सजा देते तो जो बात अदालत ने नहीं कही वो ये कि ऐसी घटनाएं रुक जाती। क्या अदालत घटनाएं रोकना नहीं चाहती? सजा क्यों दी जाती? सजा इसलिए दी जाती है कि एक नजीर बने, उदाहरण बने कि ऐसी घटना जो कोई भी अंजाम देगा उसको कानून के हिसाब से दंडित होना होगा, दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो आप दंड ही नहीं देंगे तो ये कौन सा विधान है? यही है संघीकरण। भाई आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फैसला दिया, देखा कि किस तरह से सत्ता इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने से बच रही है और उसके पीछे कितने काले कारनामे हैं, सब देखा अदालत ने। लेकिन उसको पनिश कैसे किया जाए, कल्प्रिट को कैसे सामने लाया जाए, वो उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये व्यवस्था, संघीकरण वाली जो व्यवस्था है जिसकी बदौलत मोदी की सरकार चल रही है और आगे चलने के उनको आसार लगते हैं, वो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो ये व्यवस्था ध्वस्त ना हो। आज भी जो महाराष्ट्र का उदाहरण है वो क्या है, बहुत अच्छा जयशंकर सर ने सुझाया कि भाई अदालत 2 हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में। एक अदालत कहती है कि अधिकतम सजा दो राहुल गांधी को, उसको सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है, वहां फिर से चुनाव हो, खूब खर्चा हो सरकार का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भाई बीजेपी का कोई व्यक्ति है, अरे तो खर्चा बचाओ, जनता का पैसा बचेगा, चुनाव कराने से खर्चा होता है, 2 साल की सजा अगर हम दे देंगे तो यहाँ तो फिर से चुनाव हो जाएगा। तो ये विपक्ष के लिए अलग अदालत, सत्ता पक्ष के लिए अलग अदालत, यही तो संघीकरण है। पूरी जब अदालत का भी संघीकरण दिख रहा है तो आप बाकी चीजों की बात क्या सोच सकते हैं? प्रशासन का संघीकरण तो आमतौर पर दिखता ही है। वोट देते समय अल्पसंख्यक जहां से वोट देने निकलेंगे उस रास्ते को ब्लॉक कर दो, उसकी वोटिंग ज्यादा ना हो, प्रशासन का भी संघीकरण दिखता है। इसी तरह से जो डीएम लेवल के अधिकारी हैं वो देश की तामील करते हैं, उनके पास अमित शाह का फोन जाता है पूरे देश के डीएम के पास में, और उस पर पूरी अदालत मौन है और सारे डीएम क्या करते हैं चुनाव के दौरान किसी से छिपा नहीं। हर चीज में पक्षपात को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एजेंसियों को कैसे एक पक्ष के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए व्यवस्था का नाम ही संघवाद है, संघीय है। मैं संघवाद मतलब वो संघवाद मत समझिए, ये संघी वाला संघवाद है। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, दिख रहा है। थोड़ी सी चर्चा
मुझे लगती है कि इससे हटके बिहार पर आज करनी जरूरी है, जिसका आपने जिक्र भी किया, पलायन और नौकरी। जो पलायन है, दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन परस्पर जुड़ी हुई बातें। दोनों को एक साथ जोड़कर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने बड़ा मुद्दा बनाया है। और पलायन का मतलब क्या है? पलायन का मतलब है कि बिहार में पलायन के संदर्भ में कि बिहार में कोई संभावना नहीं रह गई है, इसीलिए पलायन। रोजगार ना है ना आने वाला है, इसीलिए पलायन। अपने घर के परिवार को पैसा भेजो बाहर से कमा करके, इसीलिए पलायन। जैसे अमेरिका में लोग कमाने जाते हैं कि हिंदुस्तान में अपने लोगों का घर चला सके, हथकड़ी पहना करके पटका जा रहा है। आप उस से समझे कि थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई, एक कॉल आ रहा था, क्षमा करेंगे। लेकिन जो अमेरिका में यहाँ पटका जा रहा था हथकड़ियों को, हथकड़ी लगाकर, क्या हिंदुस्तान में बिहार के लोगों को भी अलग अलग राज्य के लोग हथकड़ी लगाकर ना पटकेंगे? इसकी क्या क्या, क्या गारंटी है? पलायन का मतलब ये इस रूप में आप देखिए, लेकिन पलायन को नौकरी से जोड़ के, हमें यही नौकरी चाहिए, बिहार में ही नौकरी चाहिए, ये आवाज बिहार में राजनीतिक दल ने पहली बार उठाई है। और जो लोग आज यात्रा में कन्हैया कुमार के साथ बड़ी भीड़ जो दिखी, उसमें युवाओं की मौजूदगी है, ये महत्वपूर्ण बात है। और कांग्रेस के नजरिए से अगर देखें तो पूरे बिहार चुनाव में अगर कांग्रेस मजबूत होगी तभी महागठबंधन मजबूत होगा, महागठबंधन सत्ता में आएगा। इस बात को नोट करने की जरूरत है। कांग्रेस को कम सीटें आई, महागठबंधन को सत्ता नहीं मिली। तो ये जो आलोचना कांग्रेस की थी, यही आलोचना आज वास्तव में कांग्रेस के पक्ष की मजबूत बात बनी है। कांग्रेस जो मजबूत होती दिख रही है, इससे बहुत लोगों को डर लग रहा है। लेकिन एक बात तेजस्वी यादव के नजरिए से देखें, आरजेडी के नजरिए से देखें कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से भी एनडीए सत्ता में आ जाती है बिहार में, तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा। और मान लीजिए निश्चित नहीं या निश्चित भी हो, लेकिन अगर कोई नीतीश जैसे बन भी जाए सपोज, तो भी जो पकड़ उनकी होगी बीजेपी की वो होगी। और तेजस्वी यादव के लिए आने वाले 2 दशक, 1 दशक, 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री बनना एक असंभव वाली बात हो जाएगी। ये तेजस्वी यादव की तरफ से पॉइंट है। तो इसलिए कांग्रेस का बढ़ना, महागठबंधन का मजबूत होना और अपने लिए भविष्य के लिए, उम्र बाकी है तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव 5 साल बाद, 10 साल बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन तब जब महागठबंधन सत्ता में आएगा। अगर महागठबंधन सत्ता में नहीं आया तो आप ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के लिए संभावनाएं खत्म हो जाएगी। यह है कांग्रेस का महत्व। अगर कांग्रेस के इस महत्व को तेजस्वी यादव और आरजेडी समझ ले, तो उनको कांग्रेस जो है उसका मजबूत होना डराएगा नहीं, उनको और संबल प्रदान करेगा। ये मैं एक बात कह रहा हूं। जी 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 जी, बिल्कुल। प्रशांत जी, जरा आप भी इधर खासकर बिहार में और आज से जो पलायन को लेकर कांग्रेस ने जो मुहिम छेड़ी है, उस पर भी आपके विचार, और साथ साथ बिहार में जो पुलिस वालों के साथ हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? राजनीति की मैं